जय हिंद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एक तो इम्पैक्ट ऑफ एजिटेशन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन के बारे में और फाइनली हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, दूसरा हम सीडीएम को इवेल्युएट करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे कांग्रेस के कराची सेशन के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। हमने पिछले वाले सेशन में देखा था कि लॉर्ड इरविन जुलाई 1930 में फिर अगस्त 1930 में कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से गांधी जी के साथ में सेटलमेंट हो जाए, पीस को स्टैब्लिश किया जाए और इस सीडीएम को ओवर किया जाए। लेकिन बातचीत बनेगी नहीं, बिकॉज गांधी जी और उस टाइम के जितने भी अदर लीडर्स थे उनकी एकमत होकर राय ये थी कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस पर अब कोई बात नहीं होगी। और सरकार हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने को तैयार नहीं थी और इसीलिए बात बनी नहीं। और बात नहीं बनी तो पूरे 1930 में ये जो सीडीएम है ये बहुत स्ट्रांगली ग्रो करता रहा और जब सरकार को देखा कि सीडीएम स्ट्रांग होता जा रहा है, लोग और ज़्यादा यूनाइट होते जा रहे हैं, तो सरकार फाइनली जनवरी 25, 1931 को गांधी जी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स को जिनको कि जेल में डाला गया था उनको रिलीज कर देगी अनकंडीशनली। सरकार एक स्टेप लेगी, बिकॉज सरकार को ये समझ में आ रहा था कि अब अगर सेटलमेंट नहीं किया गया तो ये इंडियंस बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो जाएंगे, इतने यूनाइटेड हो जाएंगे कि इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार क्या करेगी कि जनवरी 25, 1931 को गांधी जी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स जिनको कि जेल में डाला गया था उनको रिलीज कर देगी अनकंडीशनली। एक तरीके से सरकार की कोशिश कि किसी भी तरीके से गांधी जी को और कांग्रेस को टेबल पे लाया जाए, बातचीत की जाए ताकि इस सीडीएम को ओवर करने के लिए कुछ रास्ता निकाला जाए। जैसे ही गांधी जी को रिलीज किया जाएगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो गांधी जी को पावर दे देगी और गांधी जी को बोलेगी कि आप वायसरॉय इरविन के साथ में बातचीत करो, डिस्कशंस करो और कोशिश करो कोई रास्ता निकल आए। तो वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में खूब सारे डिस्कशंस होंगे और फाइनली एक अग्रीमेंट साइन होगा जिसे बुलाया जाता है दिल्ली पैक्ट या फिर जिसे पॉपुलरली बुलाया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ये जो दिल्ली पैक्ट है, ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये साइन होगा 5 मार्च 1931 को। देखो बड़ा सिंपल, 1930 में ये जो सीडीएम है बड़ा स्ट्रांगली ग्रो करेगा, बड़ा स्ट्रांगली लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस होगा, सरकार को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का भी लॉस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। सरकार 1930 में कोशिश भी करेगी कि किसी भी तरीके से गांधी जी से बातचीत हो जाए, बात बन जाए और ये सीडीएम ओवर हो जाए। लेकिन गांधी जी ने साफ साफ बोला कि मेरी एक डिमांड है, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस पे कोई बात नहीं होगी। जब बात नहीं बनी, टॉक्स ब्रोक डाउन, तो ये जो सीडीएम है ये कंटिन्यू रहेगा। बट फाइनली सरकार एक स्टेप बैक लेगी और 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को और सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स जिनको कि जेल में डाला गया था उनको रिलीज कर देगी अनकंडीशनली। और फिर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे और फाइनली एक पैक्ट साइन होगा जिसको बुलाया जाता है दिल्ली पैक्ट या जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और ये पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट में कुछ डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने हमारी मानी और कुछ डिमांड्स जो हैं वो गांधी जी ने मानी सरकार की। वो डिमांड्स क्या हैं, इस पैक्ट में क्या लिखा गया, गवर्नमेंट ने हमारी क्या डिमांड्स मानी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बोला कि सभी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि नॉन वायलेंट थे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बात की जा रही है नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की। मतलब ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि वायलेंस के लिए कन्विक्टेड थे उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। रिलीज सिर्फ उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को किया जाएगा जो कि नॉन वायलेंट थे। दूसरा, सरकार ने बोला कि जितने भी फाइन्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं उनको रेमिट कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। अब उन फाइन्स को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी लैंड्स जिनको सरकार ने कॉन्फिस्केट किया था और अभी तक उनको किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है उनको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने सीडीएम के दौरान अपनी सर्विसेज से रिजाइन किया उनको बहुत लीनियंटली ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ में सरकार हार्श नहीं होगी। फिर इसके अलावा राइट टू मेक सॉल्ट दे दिया गया, कोस्टल विलेजेस को सॉल्ट बनाने का राइट दे दिया गया। लेकिन ये जो सॉल्ट बनाने का राइट मिला ये मिला था पर्सनल कंजम्पशन के लिए,
मतलब सॉल्ट बना के बेच नहीं सकते थे लोग, लेकिन हाँ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पिकेटिंग का राइट दे दिया गया, लेकिन पिकेटिंग जो है वो पीसफुल तरीके से की जाएगी, वो नॉन अग्रेसिव तरीके से की जाएगी। पिकेटिंग क्या होती है आपको पता है, अपन ने एक बार बात की है। पिकेटिंग में बेसिकली ये होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई फॉरेन क्लोथ्स की शॉप है और ये इस शॉप का एंट्रेंस है, तो लोग क्या करेंगे, इस एंट्रेंस को ब्लॉक करके खड़े हो जाएंगे ताकि कोई इंसान अंदर ना जा पाए, और जब कोई इंसान, कोई कंज्यूमर अंदर जा ही नहीं पाएगा तो ये जो क्लोथ्स हैं इनको खरीदेगा कौन, इसको बोलते हैं पिकेटिंग। तो ये जो पिकेटिंग का राइट है ये दे दिया गया, बट ये पिकेटिंग होगी पीसफुल तरीके से। और सीडीएम के दौरान जितनी भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस लाई गई थी हमारे सिविल राइट्स को छीनने के लिए, उनको सरकार विड्रॉ करेगी। दिल्ली पैक्ट में सरकार ने अग्री किया कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड मानी। दूसरा ये बोला कि जितने भी ऐसे फाइन्स हैं जिनको अब तक कलेक्ट नहीं किया गया है उनको रेमिट कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। जितनी भी ऐसी लैंड्स हैं जिनको सरकार ने सीडीएम के दौरान कॉन्फिस्केट किया था और कॉन्फिस्केट करने के बाद उनको अभी तक सरकार ने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है, तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने सीडीएम के दौरान रिजाइन किया था उनको लीनियंटली ट्रीट किया जाएगा। कोस्टल विलेजेस को सॉल्ट बनाने का राइट दे दिया गया फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पिकेटिंग का राइट दे दिया गया, लेकिन ये जो पिकेटिंग है ये पीसफुल तरीके से होगी। और जितनी भी ऑर्डिनेंसेस लाई गई थी सीडीएम के दौरान हमारे सिविल राइट्स को छीनने के लिए, उनको सरकार विड्रॉ करेगी। दो ऐसी डिमांड्स थी गांधी जी की जिनको वाइसरॉय इरविन नहीं मानेंगे, और वो दो डिमांड्स क्या हैं। एक तो गांधी जी चाहते थे पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। सीडीएम के दौरान जो पुलिस ने लोगों को मारा पीटा, लाठीचार्ज वगैरह किया, उनकी इंक्वायरी करवाना चाह रहे थे गांधी जी, लेकिन वाइसरॉय इरविन इस डिमांड को नहीं मानेंगे। एक तरीके से वाइसरॉय इरविन ने अपनी पुलिस को प्रोटेक्ट किया। और दूसरा, गांधी जी चाह रहे थे कि भगत सिंह और उनके साथियों को जो डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको कम्यूट कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए और उसको बदल के कर दिया जाए लाइफ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को, फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन इरविन साहब इस डिमांड को भी नहीं मानेंगे, और इस चीज़ के लिए गांधी जी का खूब क्रिटिसिज्म भी होता है। लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने एफर्ट्स नहीं लगाए, इनफ एफर्ट्स नहीं लगाए भगत सिंह जी को बचाने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी डिबेट हो सकती है, वो आप कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट हाँ रियलिटी ये है कि गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि भगत सिंह और उनके साथी जिनको डेथ सेंटेंस मिला है, सुखदेव और राजगुरु, उनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जाए, चेंज किया जाए लाइफ सेंटेंस में। लेकिन वाइसरॉय इरविन इस पर अग्री नहीं करेंगे। कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो कि सरकार ने मानी, और बदले में गांधी जी ने बोला कि हम सीडीएम को सस्पेंड कर देंगे। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सस्पेंड करेंगे। हम सीडीएम को एंड नहीं कर रहे हैं, हम खत्म नहीं कर रहे हैं सीडीएम को। बातचीत करने के लिए अभी के लिए सीडीएम को सस्पेंड कर रहे हैं। अगर बातचीत बनी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर तो हम सीडीएम को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो हम वापस से सीडीएम को रिज्यूम करेंगे। मतलब एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सीडीएम को सस्पेंड करने के लिए अग्री कर लिया गांधी जी ने। और दूसरा, गांधी जी ने अग्री किया कि जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, उसमें गांधी पार्टिसिपेट करेंगे। देखो बड़ा सिंपल, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने भी ऐसे मेंबर्स थे जिनको कि जेल में डाला गया था, उनको सरकार रिलीज कर देगी अनकंडीशनली। जब सरकार रिलीज करेगी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो गांधी जी को बोलेगी कि वाइसरॉय इरविन के साथ में डिस्कशंस करो, बातचीत करो और देखो कोई रास्ता निकलता है। तो बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए, और फाइनली 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट साइन हुआ, जिसे पॉपुलरली बुलाया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और इस गांधी इरविन पैक्ट में कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो कि सरकार मानेगी, और बदले में कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो कि गांधी जी मानेंगे। गांधी जी तो बड़ा सिंपल 2 डिमांड्स मानेंगे कि एक तो हम सीडीएम को सस्पेंड कर रहे हैं, सीडीएम को एंड नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए रोक लगा रहे हैं सीडीएम के ऊपर। और दूसरा, गांधी जी अग्री करेंगे कि नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कांग्रेस पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार ने क्या डिमांड्स मानी कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया जाएगा, और बाकी बेसिक मोटी मोटी डिमांड्स कि जो फाइन्स कलेक्ट नहीं किए गए उनको अब कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जो लैंड्स अभी तक थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई हैं उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया उनको हार्शली ट्रीट नहीं किया जाएगा,
सॉल्ट बनाने का राइट दे दिया गया कोस्टल विलेजेस को, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाया जाएगा। पिकेटिंग का राइट दे दिया गया, पीसफुल तरीके से पिकेटिंग की जा सकती थी। और इमरजेंसी के दौरान, सीडीएम के दौरान जो भी ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जिनको वाइसरॉय इरविन नहीं मानेंगे। कौन सी डिमांड्स? एक तो गांधी जी चाहते थे कि पुलिस के एक्शंस को इंक्वायर किया जाए, लेकिन वाइसरॉय इरविन इस डिमांड को नहीं मानेंगे। और दूसरा, गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों का जो डेथ सेंटेंस है उसको चेंज किया जाए, उसको कम्यूट किया जाए इनटू लाइफ सेंटेंस, लेकिन इसको भी वाइसरॉय इरविन नहीं मानेंगे। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन तो खुद ही दबा दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया 5 मार्च 1931 को। इस गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए, इसको ओके करने के लिए कांग्रेस का सेशन होगा जिसे बुलाया जाता है कराची सेशन। अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट था, क्या ये हमने एक तरीके से रिट्रीट किया, क्या हमने एक स्टेप बैक लिया? तो स्पेक्ट्रम ये कहती है कि ये जो सीडीएम को सस्पेंड किया गांधी जी ने, इट वॉज नॉट अ रिट्रीट। रिट्रीट नहीं था, ये कोई स्टेप बैक नहीं था। और ये स्टेप बैक क्यों नहीं था? बिकॉज मास मूवमेंट्स जो होते हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। किसी भी मास मूवमेंट में मासेस की एनर्जी को पीक पे मेंटेन करना अपने आप में डिफिकल्ट है। होता क्या है कि एनर्जी एक बार के लिए पीक पे जाती है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि ये जो एनर्जी है ये नीचे गिरने की शुरुआत कर देती है, एनर्जी कम होने लग जाती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये एनर्जी ऑलमोस्ट नेगेटिव चली जाती है। लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और सीडीएम को काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 1-1.5 साल होने को आया था। और 1-1.5 साल में बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मासेज हैं इनकी एनर्जी ड्रॉप होने लग जाएगी। तो मास मूवमेंट्स की अपने आप में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दूसरा, ये जो मासेज हैं उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है सेक्रीफाइस करने की। कोई एक्टिविस्ट है, कोई लीडर है, कोई रिवॉल्यूशनरी है, वो इंडिविजुअल लेवल पे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर सकता है। एक इंडिविजुअल जेल में रह सकता है, लीडर जेल में रह सकता है 2 साल 3 साल, लेकिन जो मासेज हैं उनको अपना घर चलाना है, उनको अपने बच्चे पालने हैं, उनका जो सेक्रीफाइस करने की कैपेसिटी है वो बेहद लिमिटेड होती है। और सितंबर 1930 के बाद में ये जो सीडीएम है इसमें कुछ साइंस ऑफ एग्जॉशन दिखने लग गए थे। बेसिकली ये दिखने लग गया था कि जो एनर्जी है सीडीएम की वो नीचे की तरफ जा रही है। सीडीएम खुद से खुद खत्म होता, डाई डाउन होता, उससे पहले ही गांधी जी को लगा कि यार बढ़िया मौका है, इरविन साहब से बात करते हैं, पैक्ट साइन करते हैं और कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो हमारा जितना भी यूथ था वो बेहद डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज यूथ ने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था सीडीएम में। यूथ ने एनसीएम के दौरान भी और इस सीडीएम के दौरान भी गांधी जी का जो विजन है, जो आइडिया है कि हमें फ्रीडम चाहिए, उस आइडिया को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था। और यूथ चाहता था कि सीडीएम से हमें जीत मिले, सीडीएम से हमें विन मिले, सीडीएम से हमें पूर्ण स्वराज मिले, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये बाहर निकले। तो यूथ बट ऑब्वियसली बात है डिसअपॉइंटेड होगा। गुजरात के जो पीजेंट्स हैं वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज उनकी जो लैंड कॉन्फिस्केट की गई थी उसको इमीडिएटली रिस्टोर नहीं किया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो खुश थे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा था कि सरकार हमारे सामने झुकी है, सरकार ने इतनी सारी डिमांड्स हमारी मानी हैं, हमने तो बदले में क्या किया है, सिर्फ हमने सीडीएम को सस्पेंड किया है, एंड भी नहीं किया है। सिर्फ हमने क्या बोला है कि हम तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, बात करेंगे, बात नहीं बनी तो दोबारा से सीडीएम को शुरू कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके खुश थे कि सरकार ने हमारे मूवमेंट को रिकॉग्नाइज किया, हमारी डिमांड्स को माना, हमारे लीडर गांधी जी को एज इक्वल ट्रीट किया और फाइनली सरकार झुकी और एक पैक्ट साइन किया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया और लोगों ने उनको हीरोइक वेलकम दिया। तो स्पेक्ट्रम ये कह रही है कि ये जो सीडीएम को सस्पेंड किया गया, इट वाज नॉट अ रिट्रीट, बिकॉज गांधी जी को या उस टाइम की जो कंडीशंस हैं वो ये कह रही थी कि यार एनर्जी खत्म हो, खुद ब खुद ये सीडीएम खत्म हो, उससे पहले कोई रास्ता निकाल लिया जाए, और वो रास्ता था गांधी इरविन पैक्ट। अच्छा, ये जो सीडीएम है इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में कंपैरिजन कैसा है? पहला तो अपने को बेसिक डिफरेंस समझ में आता है कि सीडीएम में हम दोनों बातें कह रहे हैं
कि एक तो हम सरकार के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, फॉरेन रूल के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरा सिविल लॉज को वायलेट भी करेंगे। लेकिन एनसीएम में सिर्फ हम कह रहे थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, एनसीएम में लॉज को वायलेट नहीं किया जा रहा था। ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, सीडीएम में एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था, लार्जर गोल था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। एनसीएम का जो ऑब्जेक्टिव था वो बड़ा लिमिटेड था। एनसीएम में तो 3 इश्यूज थे सिंपल, कि एक तो खिलाफत इशू है, दूसरा है कि ये जो पंजाब इनजस्टिस हुआ है इसका सॉल्यूशन चाहिए, और तीसरा जो था स्वराज। स्वराज एग्जैक्टली क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया था, वेगली वर्डेड था। तो सीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्जर है, वो क्लियरली डिफाइंड है। एनसीएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो नैरोअर है और उतना क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है। एनसीएम के दौरान जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी। जैसे लॉयर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के अपने प्रैक्टिस को गिव अप करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट के स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे। ये जो इंटेलिजेंसिया है इसका पार्टिसिपेशन इस लेवल पे नहीं देखने को मिला सीडीएम के दौरान। इनफैक्ट मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे एनसीएम के दौरान था। और मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन सीडीएम में कम क्यों था, उसका रीज़न अपन ने पढ़ा था पिछले ही सेशन में। तो एक तो इंटेलिजेंसिया भी उस लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा सीडीएम में, दूसरा मुस्लिम्स भी उस लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सीडीएम में, तीसरा सीडीएम के दौरान कोई मेजर लेबर अपसर्ज भी नहीं देखने को मिला, मेजर कोई बड़ा लेबर मूवमेंट भी नहीं देखने को मिला। एनसीएम में बड़े सारे स्ट्राइक्स देखने को मिले थे, लेकिन इस सीडीएम के दौरान इतने बड़े कोई स्ट्राइक्स, इतने बड़े कोई लेबर अपसर्ज वाले मेजर मूवमेंट्स नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, सीडीएम के दौरान पीजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था और बिजनेस ग्रुप्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बेहद मैसिव था। मतलब इतना मैसिव था कि ये जो बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको कंपनसेट कर देगा ये पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन, ये बिजनेस ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन। सीडीएम के दौरान जितने लोग अरेस्ट किए गए वो एनसीएम के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा थे। और सीडीएम का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो कांग्रेस के साथ में जुड़ेंगे। जो 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, अगर कोई पूछ ले कि एनसीएम और सीडीएम में डिफरेंस क्या है, तो 2 डिफरेंस बेसिक याद रखने हैं कि एनसीएम के टाइम पे किसी भी लॉ को नहीं तोड़ा गया था, सीडीएम में लॉज का वायलेशन होगा और हम सरकार के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये तो दोनों में ही कहा जाएगा। दूसरा, सीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्ज है, वो क्लियरली डिफाइंड है। सीडीएम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एनसीएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो नैरोअर है और वो उतना क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है। बाकी पार्टिसिपेशन पर बातचीत अपन ने कई बार की है, एक बार और देख सकते हो आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, दिल्ली पैक्ट साइन हो गया 5 मार्च 1931 को, जिसको अपन पॉपुलरली बुलाते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए, ओके करने के लिए कांग्रेस का सेशन होगा कराची में, कराची सेशन, और ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन था। ये हुआ मार्च 1931 में और इसके प्रेसिडेंट बनेंगे सरदार पटेल। अच्छा, कांग्रेस के कुछ 2-4 सेशंस ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना चाहिए। एक अपन ने पढ़ा था नागपुर सेशन। नागपुर सेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। एक पिछले ही कुछ दिनों में अपन ने पढ़ा है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। और इसी लीग में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है कराची सेशन, जो कि कब हुआ? मार्च 1931 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। इस सेशन में क्या क्या हुआ? एक तो बट ऑब्वियसली बात है, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स कर दिया गया, ओके कर दिया गया। दूसरा, एक बार फिर से बोला गया कि कांग्रेस का गोल है पूर्ण स्वराज, कांग्रेस का गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तीसरा, कांग्रेस ने पूरी तरीके से जो भी पॉलिटिकल वायलेंस हुआ उससे खुद को डिसएसोसिएट किया, पॉलिटिकल वायलेंस को डिसअप्रूव किया। लेकिन हाँ, ये जरूर बोला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, दे वर ब्रेव पीपल, उनके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट किया गया। अपने को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को, और ये जो कराची सेशन है ये होगा 29 मार्च को, मतलब 6 दिन के बाद। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम कांग्रेस ने इतना ज़रूर किया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी ब्रेवरी को एडमायर किया, इनके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट किया। कराची सेशन में एक तो गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स कर दिया गया, दूसरा फिर से बताया गया कि हमारा गोल है पूर्ण स्वराज,
तीसरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ब्रेवरी को एडमायर किया गया, अप्रिशिएट किया गया। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। एक रेजोल्यूशन था ऑन फंडामेंटल राइट्स, बताया गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स हमें मिलने चाहिए। और दूसरा रेजोल्यूशन था ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, कि हमारा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बताया गया। अच्छा, अगर आप इतना भी याद रखोगे कराची सेशन में तो इनफ है। एक एक करके के इस प्रोग्राम में क्या लिखा गया उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखो। एक बार फटाफट से देख लेते हैं किन फंडामेंटल राइट्स की बातचीत की गई। बोला गया फ्री स्पीच होनी चाहिए, फ्री प्रेस होनी चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस मिलना चाहिए, राइट टू असेंबल होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए, इक्वल लीगल राइट्स मिलने चाहिए सभी लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्रीड क्या है, उनका सेक्स क्या है। स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर्स में न्यूट्रल रहनी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बातचीत की गई। और ये बोला गया कि माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एडुकेट स्टेप्स लेने चाहिए। तो एक रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के लिए और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसमें क्या कहा गया, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, कि पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स से जो रेंट और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जाना चाहिए। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट फॉर अन इकोनॉमिक होल्डिंग्स, अब किसी के पास ज़मीन है लेकिन उसमें पैदावार नहीं होती है तो उसके ऊपर रेंट कलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस, ये जो एग्रीकल्चर पे कर्जा हो जाता है, ये कहें कि किसानों पे जो कर्जा हो जाता है उनके लिए रिलीफ मिलनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ असरी, लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार कि लोन पे पैसा देते थे और उस पर उल्टा सीधा इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे लोगों से, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क, काम काज की जो कंडीशंस है वो बेटर होनी चाहिए। लिमिटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए, बढ़िया वेजेस मिलने चाहिए, वुमेन्स को एडुकेट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वर्क प्लेस पे, तो बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियंस, वर्कर्स और पीजेंट्स अपने यूनियंस को फॉर्म कर सकते हैं। एंड स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तरीके से सोशलिज्म का एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सरकार बोल रही है कि जो भी की इंडस्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं और ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, उनके ऊपर स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब सबका भला होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और ये जो रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स है, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है, ये आगे तक कांग्रेस का बेसिक प्रिंसिपल रहेगा। इसी के ऊपर कांग्रेस अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करेगी आगे जाके। कराची सेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट सेशन है। कब हुआ? मार्च 1931 में। प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। दूसरा, एक बार फिर से बोला गया कि हमारा गोल है पूर्ण स्वराज। तीसरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके लिए जो मिनिमम कांग्रेस कर सकती थी, मतलब मिनिमम से भी मिनिमम, वो किया कि ब्रेवरी को एडमायर कर दिया। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। एक तो रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट और दूसरा रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।